बाई विक्रम क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भूगोल का कराए थे पार्ट 1 जो कि पूरा खत्म नहीं हुआ था। हमने बोला था कि पार्ट 2 भी इसका वीडियो आएगा जो कि स्टार्ट होगा संसाधन नियोजन से, जो कि आप लोग को उस समय पिछल का एजेंट 21 तक शायद अंत किए थे। एजेंट 21 आज अगला टॉपिक है उसी चैप्टर 1 का ही, संसाधन नियोजन। पार्ट 2 वीडियो है आपका। पार्ट 1 था, इस पार्ट 2 वीडियो है ज्योग्राफी भूगोल का, जो कि देखिएगा मोबाइल की स्क्रीन पर। आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लंबा वीडियो बन जाता है। देखिएगा कि ऐसा उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। इसमें जिसका उपयोग सुनिश्चित किया जाता है उसे संसाधन नियोजन कहलाता है। अब अगला टॉपिक देखिए, मोबाइल पे स्क्रीन पर देखिएगा। अगला है भारत में संसाधन। पिछला वीडियो देखिएगा तो पूरी समझ में आएगा, डायरेक्ट वीडियो यह नहीं देखिएगा, डायरेक्टली यह वीडियो नहीं देखिएगा। सबसे पहले पार्ट 1 इसका देखिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। देखिए, भारत में संसाधन नियोजन दिख रहा है कि चमक रहा है? हमारी बोली को सुनिएगा। भारत में संसाधन नियोजन, यानी भारत में संसाधन नियोजन क्या है सुनिएगा, मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा भी। संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल्य और संस्थागत बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी ध्यान रखना चाहिए, यानी किस चीज का ध्यान रखना है? क्या चीज का? तो पहला टेक्नोलॉजी का, दूसरा कौशल, तीसरा यानी और संस्थागत। इस सब चीज को, बातों का ध्यान में रखना होना चाहिए। दूसरा का प्रथम पंचायती वर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। यानी प्रथम ही पंचवर्षीय योजना से ही संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। आगे देखिएगा, भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। भारत के संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाया। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना, यानी सही तालमेल बैठाना है। आगे देखिएगा, संसाधन संरक्षण अगला टॉपिक है। संसाधन संरक्षण आप लोग देखिएगा इसी स्क्रीन पे। संसाधन संरक्षण देखिए, संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मुद्रा का इस प्रकार से प्रयोग करना ही भावी पीढ़ी के जरूरतों का ही खिला जाएगा। और भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक क्या है? महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, यानी पहला प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रिया, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। यानी भूमि पर क्या क्या चीज आधारित है? प्राकृतिक वनस्पति। पहला प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। दूसरा क्या है? वन्य जीव। तीसरा मानव जीवन। चौथा क्या है? आर्थिक क्रियाएं।
पांचवा क्या है, परिवहन तथा संचार व्यवस्था। ये सभी चीज भूमि पर ही आधारित है। भूमि यानी क्या होता है, धरती। हम लोग अभी क्या है, भूमि पर ही है, जगह पे ही है। आगे देखिए, भारत में भूमि संसाधन। भारत में अगला टॉपिक है, भारत में भूमि संसाधन। भारत में भूमि संसाधन देखिएगा, भारत में भूमि संसाधन, पहला, लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। यानी भारत के भूमि संसाधन यानी लगभग ध्यान से देखिएगा, 43% भू क्षेत्र है, मैदान यानी धरती है। लगभग 43% भूम यानी भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। यानी 43% जितना है, लगभग में बता रहे हैं ना, 100% में से 43% क्षेत्र मैदान है, यानी भू क्षेत्र मैदान है, कृषि योग्य। और लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है, जो बारहमासी नदी और बारहमासी नदी के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो 30, देखिए सुनिएगा, पहला नंबर 43% पर क्या है, भूमि क्षेत्र मैदान, जिस पर कृषि होता है, ठीक है, मैदान जिसपे हम क्या करते हैं, कृषि यानी खेती करते हैं। 30% क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि 43% क्या है, तो उस पर क्या होता है, तो कृषि क्षेत्र होता है। 30% क्या है, जिसमें पर्वतें हैं, यानी कौन सा नदी बहती है, बारहमासी नदी, यानी बारहमासी नदी बहती है 30% पे नदी। और लगभग 27, ध्यान से देखिएगा, लगभग 27%, सब लगभग है, पूरा एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल रहा है आप लोगों को। यानी लगभग में खोजा गया है कि 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र में, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय घोषित है। यानी लगभग 27% पे खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का उपहार चाहे कृषि, यानी 27% में ये सब है। और तो टोटल कितना हुआ, 100% कंप्लीट है। यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या, कौन सा प्रतिशत क्या चीज पर है। 30% पे हमारा बारहमासी नदी बहती है, 43% भू क्षेत्र कृषि योग्य जमीन है, और 27% पे हम लोगों को वही पठार, खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का संचार घोषण है। अगला देखिए, भू उपयोग यानी भूमि उपयोग। अगला टॉपिक है भू उपयोग। भौगोलिक प्राकृतिक जिसे अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियां के लिए किया जाता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियां के लिए किया जाता है। भू उपयोगी को निर्धारित करने वाले तत्व क्या क्या है, देखिए, वन, पहला वन, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र है वन पे, और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, इमारतों, सड़कें, उद्योग, यानी कृषि के लिए अनुकूल भूमि, ये सब है वर्ती भूमि। स्क्रीन पे देखिए, वर्तमान प्रति जहां कृषि एक वर्ष उससे कम समय खेती न की गई हो,
यानी प्रतिभूमि उसी कहते हैं जिसे कृषि एक वर्ष उससे कम समय खेती न की गई हो, उसे हम प्रतिभूमि कहते हैं। अन्य प्रतिभूमि, अन्य प्रतिभूमि, अन्य प्रति यानी अन्य प्रति जहां 1 से 5 वर्ष से खेती न की गई हो, यानी अन्य प्रतिभूमि वही है जो 1 से 5 वर्ष ला 1 से 5 साल ला नहीं की गई भूमि को ही अन्य प्रतिभूमि कहेंगे। और प्रतिभूमि उसी कहेंगे जिसे एक वर्ष में एक ही बार होता है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि उसी कहेंगे जो हम लोग खेती करते हैं। वन भूमि उसी कहेंगे जिसमें पूरे जंगल उंगल आते हैं, उसी को कहेंगे। और अन्य कृषि योग्य भूमि आगे है, अन्य कृषि योग्य भूमि। देखिएगा ध्यान से, अस्थायी चरागाह तथा अन्य गदोचर भूमि, विधित वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 साल वर्ष या अधिक से खाली है। अन्य कृषि योग्य भूमि उसे कहेंगे जिसमें 5 साल से ज्यादा वह बंजर जमीन हो चुका है, वह खाली है, उसी को हम कहेंगे कृषि अन्य कृषि योग्य भूमि। और आगे है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। देखिएगा, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यानी एक वर्ष, रखो सुनिएगा आप लोग भी, एक वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस अभी तो कर लीजिए क्लास, इसके बाद आप ध्यान से वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग भी देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए, भारत में भू प्रारूप के प्रकार। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु और तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमताएं, सांस्कृतिक और पारंपरिक इत्यादि शामिल है। और भू निम्नीकरण के कारण है, यानी भूमि निम्नीकरण के कारण। पहला क्या है, खनन। दूसरा क्या है, अतिचारण। तीसरा क्या है, अति सिंचाई। चौथा क्या है, औद्योगिक प्रदूषण। प्रदूषण क्या है समझते हैं ना। 1 2 3 4। पांचवा क्या है, वनोन्मूलन। ये हो गया भूमि निम्नीकरण के कारण हुआ। और आगे भूमि संरक्षण उपाय, ये कारण हुआ, ठीक है। अब आगे जो हम लिखेंगे, भूमि संरक्षण के उपाय, सब नोट्स है, बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। उस बुक्स में से मेन टॉपिक हम ला के नोट्स बना के उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, समझे। नोट्स को आप लोग देख लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिएगा तो बस काफी है आप लोगों के लिए। देखिएगा, भूमि संरक्षण के उपाय, तो वनारोपण पहला हो गया। दूसरा पशु चारण नियंत्रण। तीसरा का हो गया, दिखाई देता है ना, रक्षक
रक्षक मेखला। आगे है खनन नियंत्रण। आगे है औद्योगिक जल का प्रतिकरण। औद्योगिक जल का प्रतिकरण। और ये सब हो गया आपका कारण और उपाय। देखिए हमारे की स्क्रीन पर सब चीज नहीं लिख पाएंगे बोर्ड पर, इसीलिए मैनेजमेंट टॉपिक लिखाते हैं, जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा और स्क्रीन पर भी बताते हैं। देखिए मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है मिट्टी। और आते हैं मृदा का निर्माण, यानी मृदा का निर्माण कैसे हो गया। मृदा का निर्माण, मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी। देखिए मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र एक सेमी मृदा को बनाने में, यानी मिट्टी को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण शैवाल के अपघटन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मृदा यानी का निर्माण होता है तापमान से। पानी का बहाव, पानी का बहाव मतलब समझे, जब बारिश हुआ तो मिट्टी बहता है, जब दहाड़ आया कुछ पूरे गांव दह गया तो मिट्टी का उलट पुलट होता ही होगा। पवन हवा से भी हो सकता है। आगे देखिए इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। मृदा के प्रकार क्या क्या है से देख सकते हैं। मृदा के प्रकार, पहला लाल एवं पीली मिट्टी। मृदा यानी मिट्टी होता है। मिट्टी कितने प्रकार को होते हैं, तो पहला लाल एवं पीली मिट्टी भी होता है। लाल भी मिट्टी देखे हैं हम और पीला भी देखे, आप देखे कि नहीं कमेंट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आप लोग आ गया कि मृदा के प्रकार बताइए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझे। मृदा मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। तो देखिए लाल एवं पीली मिट्टी और जटोल मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी ये लिखते हैं, ठीक है। काली मिट्टी, वन मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लाल पीला देखे हैं, जटोल देखे हैं, काली देखे हैं, ये तीनों नहीं देखे हैं, आप लोग शायद देखे होंगे। तो देखिए जटोल मिट्टी अब क्या है, सबका अलग अलग परिभाषा। जटोल मिट्टी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी बता देंगे। जटोल मिट्टी क्या है, देखिए भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जटोल मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत पर पाई जाती है, तो 45% पर। कितना, 45%। याद रखिए पहला पॉइंट। इस मिट्टी में पोटास की होती है। इस मिट्टी में क्या चीज का बहुलता होती है, तो पोटास। दूसरा का पॉइंट, कौमा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित है। या क्या क्या चीज के द्वारा विकसित है, तो सिंधु, कौमा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित है। आगे रेत सिल्ट के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। आयु के आधार पर पुरानी जटोल एवं नई जटोल आगे बहुत उपजाऊ तथा गन्नत चावल गेहूं आदि के लिए उपयोग होता है। यानी जटोल मिट्टी किसके लिए उपयोग होता है, जटोल मिट्टी पहला इसका आ जाएगा
ये सबसे अच्छा उपजाऊ जमीन होता है, उपजाऊ जमीन होता है जटोल, ठीक है। ये गन्ना के लिए भी अच्छा होता है, चावल की खेती भी अच्छा होता है यानी धान का, गेहूं का भी खेती बहुत अच्छा होता है, आदि फसलों के लिए उपयोगी है। अब काली मिट्टी के बारे में आते हैं। जटोल मिट्टी के बारे में आप समझ गए होंगे। काली मृदा यानी मिट्टी। देखिए, रंग काला एवं अन्य नाम रेंगर मृदा, यानी इसका काली मिट्टी है लेकिन इसका अन्य नाम भी है रेंगर, इसके रेंगर भी कहते हैं। क्या चीज के? टेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश् की उपस्थिति होती है। आगे बेसाल्ट चट्टानों के टूटने या फूटने के कारण निर्माण होता है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की होती है। आगे कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, इसमें कपास की भी खेती होती है। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है यह सभी काली मिट्टी। अब आते हैं लाल एवं पीली मिट्टी क्या है। लाल एवं पीली मृदा यानी मिट्टी, लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला भी होता है। लिया प्राकृतिक की मिट्टी है। चूने के इस्तेमाल से उत्वरता को बढ़ाया जा सकता है। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो, खासी व जैतिश्य के पहाड़ों पर पाई जाती है। यह सब लाल मिट्टी और पीला मिट्टी वहां पे पाई जाती है। अगला है लेटराइट मृदा, ऊंचा तापमान और अधिक वर्षों वाले क्षेत्र में विकसित है। भारी वर्षों से अत्यधिक फलन का परिणाम है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त है, यानी चाय और काजू का जहाँ पे खेती है वहाँ पे उपयुक्त बहुत अच्छा होती है। यह कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। उसके बाद क्या कौन सा है? मरुस्थलीय मृदा यानी मरुस्थलीय मिट्टी, रंग लाल व भूरा होता है। रेतीली तथा लवणीय, सूक्त जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्प की दर अधिक है और उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। पहाड़ी पद, किसी पर्वत या परिवर्तन से तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र, उदाहरण के लिए पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाता है। अगला है दक्कन टैप, यह द्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र है। इसका निर्माण लवा मिट्टी के द्वारा हुआ है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। आगे वन मृदा,
पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव है। नदी घाटियों में मृदा दोमट और अधिशीलीय तथा हर्षमिश रहती है। खादर एवं बंगर में अंतर। खादर एवं बंगर में क्या अंतर है? खादर एवं बंगर में अंतर, अब अंतर आप लोग लिखिएगा तो कम से कम 5 गो होना चाहिए, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिएगा, खादर नवीन जटिल मृदा है, बंगल प्राचीन जटिल मृदा है। फिर खादर अधिक बारीक व रेतीली है, बंगल कंकर व कैल्शियम कार्बोनेट है। खादर बार बार नवीकरणीय संभव है, बंगर बार बार नवीकरणीय संभव नहीं है। खादर नदी के पास डेल्टा तथा निर्माण मैदानों में पाई जाती है, बंगर नदी से दूर ऊंचे स्थित पर पाई जाती है। ये होगी, आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला टॉपिक है मृदा अपरदन। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। अगला टॉपिक है मृदा अपरदन के कारण। क्या क्या कारण है इसका? तो पहला कारण देखिएगा मोबाइल की स्क्रीन पर, वनोन्मूलन। दूसरा है अति पशुचारण। तीसरा है निर्माण व खनन प्रक्रिया। चौथा प्राकृतिक तत्व जैसा पतन, हिमनद और जल। आगे है कृषि के गलत तरीके है, पवन द्वारा मैदान अथवा डालो क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना। मृदा अपरदन के समाधान, इसका देखिएगा, डाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से। आगे देखिए, डाल वाली भूमि पर सीढ़ी बन कर खेती करने से। आगे देखिएगा, बड़े खेतों को पट्टिया में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी कर। अगला, खेत के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगा में खाद बनाकर उपयोग किया जाता है। आगे है वन निकाय। बहुत हुआ जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनिकाय कहा जाता है। जिसे क्या अवनिकाय कहा जाता है। आगे देखिएगा है उत्खनन भूमि। उत्खनन भूमि क्या है? ऐसे भूमि जो जोतने योग्य, ऐसे भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है, उसे उत्खनन भूमि कहते हैं। अगला देखिएगा, खट्ट भूमि। अगला है पवन अपरदन। ये पवन द्वारा मैदान और डालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाना ही प्रकृति का पवन कहा जाता है। इसी के साथ आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। और पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, उसके बाद यह वीडियो देखिएगा आप लोग। उसके बाद इसका अब ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव लाकर इसको समाप्त करेंगे। चलिए, इसी के साथ बाय विक्रम क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।